नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति और सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट 2 लेक्चर में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 3 टॉपिक को हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। ठीक है, यानी इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है। फादर ऑफ कंप्यूटर जो है उनको कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज है फादर ऑफ कंप्यूटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के बाद जो फादर है वो है एलन ट्यूरिंग। ये भी याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अनप्रोग्रामेबल, उसको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। अनप्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो होते हैं ABC। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप, ABC जो अनप्रोग्रामेबल फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, फर्स्ट पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इसका है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC। ठीक है, ENIAC, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ पे मिनिमम 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर साइंस जरूर याद रखिएगा, क्योंकि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हो गया और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग हो गया। ठीक है, 1822 में जो है चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन डिज़ाइन की, डिफरेंस इंजन। ठीक है, इनको फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन कहा जाता है, इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन मशीन कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, जो जिसमेम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU था, बेसिक फ्लो कंट्रोल था, इंटीग्रेटेड मेमोरी कंसेप्ट थे, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो था वो चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 1946 में ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो था वो 1946 में बना था। इसका नाम था ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इट वॉज द फर्स्ट लार्ज स्केल कंप्यूटर टू रन एट अ इलेक्ट्रॉनिक स्पीड विदाउट बीइंग स्लो by any mechanical part, and it was invented by J. Presper Actor and John W. Mockler। ये नाम जरूर याद रखिएगा, J. Presper Accord एंड जॉन W. Mockler। ठीक है, ये दो नाम याद रखिएगा। 1946 में इन्होंने ENIAC का इवेंट किया। ठीक है, डबल इंगेलबर्ट इन्वर्ट द फर्स्ट कंप्यूटर माउस, जो कंप्यूटर माउस है ना उनका इन्होंने ही इन्वेंशन किया था। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर विथ रैम MIT इंट्रोड्यूस द वेलर विंड मशीन, अ रेगुलेटरी कंप्यूटर दैट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर विद मैग्नेटिक कोर, रैम एंड रियल टाइम ग्राफिक्स। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, रैम का जो इन्वेंशन फर्स्ट कंप्यूटर था ना उसमें रैम MIT इंट्रोड्यूस किया गया था, जो डिजिटल कंप्यूटर था फर्स्ट मिनी कंप्यूटर 1960 में इन्वेंट हुआ था। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको रिलीज किया था। PDP प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर कंप्यूटर, इसका नाम था PDP। यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। द फर्स्ट लैपटॉप वाज इंट्रोड्यूस, लैपटॉप जो है 1981 में इंट्रोड्यूस किया गया था एडम ऑसबर्न के द्वारा। जो कंपनी थी EPSON, इसने फर्स्ट लैपटॉप का मैन्युफैक्चर किया था, जो इंट्रोड्यूस किया था 1981 में। ये कंप्यूटर का बेसिक हिस्ट्री मैंने आपको बताया। आगे हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जनरेशन में क्या है कि टोटल कंप्यूटर के जितने भी चेंजेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या चेंजेस हुए हैं, जो भी मैकेनिकल या डिजिटल चेंजेस हुए हैं, वो सारे चेंजेस को 5 कंप्यूटर जनरेशन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन में इसको डिवाइड किया जाता है। ये देखिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है
1980 से प्रेजेंट तक में। तो जो भी टाइम फ्रेम होता है ना वो 10 साल का ही डिफरेंस किया जाता है। जो 10 साल का डिफरेंस होता है, देख लीजिए आप सब में 10 साल का डिफरेंस है। 1940 से 1950, 1950 से 1960 सेकेंड जनरेशन हो गया, फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1950, सेकेंड जनरेशन हो गया 1950 से 1960, थर्ड जनरेशन हो गया 1960 से 1970 और फोर्थ जनरेशन हो गया 1970 से 1980s। जो यूज़ हुआ है हार्डवेयर का, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस्ड था वो कंप्यूटर, तो ट्रांजिस्टर यूज हुआ था सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था, आईसी, उसको आईसी भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये भी यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुआ था यूज होना फोर्थ जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन अभी जो चल रहा है उसमें नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। तो ये 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर के। इसमें आप देख सकते हैं जो भी फर्स्ट जनरेशन, ये देखिए डिफरेंस आपको इसलिए मिलेगा कि हर जगह पे अलग अलग जनरेशन का दिखाया गया है, हर बुक में आपको अलग अलग दिखेगा, बट एक बेसिक जो है वो 40 से 50, 50 से 60 ये एक बेसिक है, ठीक है, इसी को आप फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था सर्किट में फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर था VLSI उसको कहते हैं, VLSI फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था। फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है ना उसमें अल्ट्रा लार्जर स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, ULSI, ठीक है, ULSI यूज़ होता है। मेमोरी जो है 20 KB, फर्स्ट जनरेशन का मैक्सिमम 20 KB यूज़ होता था। सेकेंड जनरेशन में 128 KB यूज़ होना स्टार्ट हुआ, थर्ड जनरेशन में 1 MB मतलब MB में स्टार्ट हुआ। फोर्थ जनरेशन में जो था ना वो मैग्नेटिक कोर मेमोरी था, LSI एंड VLSI, हाई कैपेबिलिटी मतलब MB से ज़्यादा GB में यूज़ होना स्टार्ट यहाँ पे हुआ। और नेक्स्ट अब तो TB यूज़ होता है, यहाँ पे ULSI टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ। प्रोसेसिंग स्पीड भी फर्स्ट जनरेशन में 300 IPS थी, सेकेंड जनरेशन में भी 300 IPS थी, ये इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड था, ठीक है। थर्ड जनरेशन में फर्स्ट MIPS 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब थर्ड जनरेशन में अच्छा खासा इंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोसेस स्पीड के ऊपर काम हुआ, और थर्ड जनरेशन में ये 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड यूज करने लगा। फोर्थ जनरेशन में इससे भी ज़्यादा फास्टर देन थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन से ज़्यादा फास्टर फोर्थ जनरेशन में हुआ, और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वेरी फास्ट, उससे भी ज़्यादा है, प्रोसेसिंग स्पीड अभी उससे भी ज़्यादा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज था, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रॉन, कोबोल और ALGO यूज़ होने लगा था सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में C++ यूज होता था एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जो आ गए थे जिसमें C++ को इन्हांस किया गया था, C से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह यहाँ पे आ गया, जावा आ गया, तो फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगे। फिफ्थ जनरेशन अभी भी हम फिफ्थ जनरेशन में यूज़ करते हैं जावा वगैरह, बट अभी क्या है ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस, नेचुरल नेटवर्क लैंग्वेजेस, ये सब भी यहाँ पे ऐड हो गए हैं, जैसे R हो गया, पाइथन हो गया, ये सभी फिफ्थ जनरेशन में ऐड हो गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन UNIVAC, EDVAC, ये कंप्यूटर के नाम रहते थे उस समय। सेकेंड जनरेशन में जो था IBM 1401, इस तरह के नाम रहते, CDC, इस तरह के नाम रहते थे सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में IBM सीरीज आया था 360, 19। फोर्थ जनरेशन जो प्लेटिनम प्रोसेसर वगैरह थे, प्लेटिनम प्रोसेस, मल्टीमीडिया प्रोसेस, ये सब तो फोर्थ जनरेशन में आना स्टार्ट हुआ। अभी जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, इस सब की बातें करते हैं हम, तो ये फिफ्थ जनरेशन में आ गया। आइए अब जनरेशन वाइज हम इसको डिटेल में देखते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का वो 1940 से 1950 था, 10 साल का फ्रेमवर्क होता है, मैंने आपको बताया। जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज स्टार्ट हुआ था। मेन मेमोरी जो था मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप्स यूज होते थे उसमें, ठीक है। ये जरूर ये सब याद इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन में मेन मेमोरी क्या कौन सा था, तो वहाँ पे ऑप्शन अगर मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप्स हैं तो इसको ही आप टिक कीजिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज था, मैंने आपको बताया। पावर कंजप्शन, बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन होता था, एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। जो कंप्यूटर था ना बहुत बड़ा था साइज में और बहुत ज़्यादा पावर कंजप्ट करता था, कंजप्शन बहुत ज़्यादा था पावर का, और हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। स्पीड और जो साइज़ था वो वेरी स्लो, मतलब फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर जो था ना बहुत ही स्लो था और बहुत बड़ा था साइज में। ऑफन टेकिंग अप इंटायर रूम, एक नॉर्मल रूम होता है ना जो पूरे रूम को कवर कर लेता था,
कितना उसका साइज था कंप्यूटर का। इनपुट आउटपुट डिवाइस था ना, वो पंच कार्ड एंड पेपर टेप होता था। इनपुट आउटपुट डिवाइस में पेपर टैप होते थे, वो आउटपुट होता था, और पंच कार्ड यूज़ किया जाता था, वो एक इनपुट डिवाइस होता था। एग्जांपल है ENIAC, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो होता है ना, ENIAC, UNIVACI, ये नाम जरूर याद रखिएगा। IBM 650, ये पूछा जाता है कि ENIAC कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड जनरेशन 1950 से 1960 तक, इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे वो ट्रांजिस्टर यूज होता है। ये ट्रांजिस्टर का फिगर है, ट्रांजिस्टर यूज होता था। मैग्नेटिक बोर्ड एंड मैग्नेटिक टेप और डिस्क इंट्रोड्यूस हो गया था, तो ये इसका मेमोरी एज ए मेमोरी यूज होता है। प्रोग्राम लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज यूज होते थे, जो थोड़ा सा मशीन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ा कम डिफिकल्ट है, बट ये भी डिफिकल्ट है, तो असेंबली लैंग्वेज यूज होता है। पावर एंड साइज, लो पावर कंजप्शन फ्रॉम जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन से ये कम पावर यूज करता था, और हीट भी कम प्रोड्यूस करता था, और साइज में भी छोटा था फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन में, ठीक है, द कंपेयर विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। स्पीड थोड़ा फर्स्ट जनरेशन से अच्छा था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का। तो फर्स्ट जनरेशन इसमें इनपुट आउटपुट के लिए भी पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप ही यूज होता था। IBM 1401, IBM 7090, ये इसके UNIAC, ये भी याद रखिएगा, ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के नाम है। थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 तक, तो इस थर्ड जनरेशन में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे वो IC था, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये इस तरह के सर्किट होते थे। अभी भी आप मदरबोर्ड में देखेगा इस तरह के छोटे छोटे सर्किट यूज़ होते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होते थे थर्ड जनरेशन में। जो मेमोरी था वो लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक, मतलब साइज में बड़े होने, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा इस मेमोरी का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्टन हो गया, बेसिक हो गया, कोबल हो गया, पास्कल है, ये सब चीज़ों का यूज़ यहाँ पे थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हो गया था। ये साइज़ में बहुत छोटा था, चीपर था, सस्ता भी था, और ये हीट भी कम प्रोड्यूस करता था अदर जनरेशन से, मतलब फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन से ये रिलायबल था कहा जाए तो। स्पीड भी इसकी अच्छी खासी इंप्रूव हो गई थी सेकेंड जनरेशन के कंपेरिजन में। इनपुट आउटपुट डिवाइस में हम मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर, प्रिंटर और कीबोर्ड का इंट्रोड्यूस जो है वो थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड जनरेशन में मॉनिटर, प्रिंटर का हम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था एज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इसमें IBM 360 आ गया, UNIVAC, ये भी 1108, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। फोर्थ जनरेशन में क्या मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है, फोर्थ जनरेशन में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे मेनली माइक्रो प्रोसेसर, ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर है, इसका यूज स्टार्ट हो गया था फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन 1970 से 1980 तक का पीरियड कहा जाता है। VLSI जो होते हैं 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल माइक्रो चिप। जो ट्रांजिस्टर मैंने थर्ड जनरेशन में आपको दिखाया ना, ये ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड चिप जो होते हैं, सॉरी ये जो ट्रांजिस्टर है सेकेंड जनरेशन में जो यूज होता था ट्रांजिस्टर, वो वहाँ पे 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर जो है ना VLSI से रिप्लेस हो गया। तो मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर का काम ये अकेले VLSI करने लगा, तो साइज छोटा हो गया कंप्यूटर का। मेमोरी के लिए सेमी कंडक्टर मेमोरी जैसे रैम, रोम का इंट्रोड्यूस जो है फोर्थ जनरेशन में हुआ था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में रैम, रोम का यूज़ हम स्टार्ट किया। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये रैम रोम भी याद रखिएगा, ये था फोर्थ जनरेशन में इसका इंट्रोड्यूस हुआ। और ये रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन 1980 से अभी तक का जनरेशन। देखिए ये इंटेल के प्रोसेसर का ये यूज होना स्टार्ट हो गया था। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ULSI का यूज स्टार्ट हो गया। ULSI क्या करता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। मिलियन जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, उनको एक पर्टिकुलर चिप के अंदर उसका यूज़ होने लगा। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड, मतलब यूज टू और मोर माइक्रो प्रोसेसर टू रन टास्क साइमल्टेनियसली। मतलब दो से ज़्यादा, एक तो आप प्रोसेसर यूज़ करते हैं, दो और दो से ज़्यादा प्रोसेसर हम एक पोर्टेबल कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, जिसको सर्वर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ज़्यादा टास्क हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। हमारे PC में भी अभी एक से ज़्यादा काम हम साथ में गाना सुन रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, हम बैकग्राउंड में कोई इंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये सारे काम होते हैं। लैंग्वेज के लिए जो अंडरस्टैंड नेशनल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज वगैरह अब अंडरस्टैंड करने लगे, इंग्लिश में हम टाइप करते हैं वो अंडरस्टैंड होने लगे हैं।
पावर कंजप्शन बहुत कम हो गया है पावर का अदर जनरेशन से, स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कंप्यूटर की, साइज़ भी बहुत पोर्टेबल हो गया, बहुत छोटे स्मॉल साइज़ में आने लगे हैं पीसी लैपटॉप वगैरह। इनपुट आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड, टच पैड जो होता है, जो कीबोर्ड का टच पैड है वो ट्रैक पैड, टच स्क्रीन, पेन, डिजिटल पेन होता है, स्पीच इनपुट रिकॉग्निशन, जो वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन होती है वो भी हम यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, लाइट स्कैनर, प्रिंटर, ये छोटे छोटे ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस में ये 5th जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये सारे एग्जांपल के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। देखिए बेसिक टर्म्स जो है, वैक्यूम ट्यूब एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a vacuum. It used to switch amplifier or display screen in many older model radios, television, computers। ये पहले यूज होता वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या है ये मैंने आपको भी बताया। ट्रांजिस्टर, ये वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर है। ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर का पिक्चर है। एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कैन बी यूज्ड एन एम्पलीफायर और एज अ स्विच टू यूज कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन अ रेडियो, टेलीविजन एंड कंप्यूटर। ये सेकेंड जनरेशन में यूज़ होता था। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रिंटेड ऑन अ चिप यूज टू मेड अ सिलिकॉन से बनता है आईसी दैट कंटेन मेनी इट्स ओन सर्किट एलिमेंट दैट इज ट्रांजिस्टर, डियोड्स, रजिस्टर्स। ये आईसी का एग्जाम्पल है। माइक्रो प्रोसेसर, ये मेन है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो हम अभी सीपीयू में यूज करते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हेल्ड ऑन एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कंटेन अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड अदर एसोसिएटेड सर्किट्स। 5th जनरेशन में हम इसका स्टार्ट कर दिए थे माइक्रो प्रोसेसर का। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है? इट इज़ ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द ब्रेन। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। और इंजन ऑफ अ कंप्यूटर वेयर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशन टेक प्लेस। सीपीयू इज पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर का एक पार्ट है, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम, ये मैग्नेटिक ड्रम का एग्जाम्पल है। मशीन लैंग्वेज, अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज comprised of a collection of binary digits 1 and 0 that the computer can read and understand। मशीन लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर ही रीड कर सकता है और उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। फर्स्ट जनरेशन में हम मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। असेंबल लैंग्वेज इज लाइक द मशीन लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एक्सेप्ट दैट असेंबल लैंग्वेज यूजेज ए बिट वर्ड, ADD, SUB, DIB, इस तरह का कीवर्ड होता था असेंबल लैंग्वेज में, ठीक है। इन प्लेस ऑफ नंबर 0 और 1 की जगह पे हम इस तरह के कीवर्ड यूज़ करते थे असेंबली लैंग्वेज में, जो सेकेंड जनरेशन में यूज़ होता था। टाइप, चलिए आइए देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में मेनली 4 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, PC और माइक्रो कंप्यूटर्स। ये 4 टाइप के कंप्यूटर्स हैं मेनली। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसका यूज़ होता है साइंस में, इंजीनियरिंग में, एजुकेशन में, डिफेंस में, एरोस्पेस में। ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे इस कंप्यूटर का यूज होता है। अ पावरफुल कंप्यूटर दैट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड डू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन वेरी क्विकली। जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, उसके बहुत ही फास्ट, बहुत ही पावरफुल होता है। सुपर कंप्यूटर आर यूजफुल फॉर एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग वेरी लार्ज डाटाबेस और दे आर रिक्वायर्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। सुपर कंप्यूटर का यूज फॉर कम्प्लेक्स टास्क। सुपर कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही कम्प्लेक्स टास्क के यूज़ के लिए होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, क्लाइमेट रिसर्च में होता है। यहाँ पे बहुत ह्यूज डाटा आते हैं, अब बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ता है, तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक सिमुलेशंस वगैरह जो होते हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोजन्स का स्टडी करना होता है, क्वांटम मशीन्स, क्रिप्टन एनालिसिस, ये सारे यूज़ के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर यूज्ड फॉर लार्ज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब। जब लार्ज इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा बड़ा इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करना है, उस पर कुछ काम करना है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर
का प्राइमरी यूज इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, रिसर्च के अंदर होते हैं, एकेडमिक यूज़ है, हेल्थ में, लाइब्रेरी के अंदर, लार्ज बिजनेस जिनका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, जैसे बैंक का बिजनेस है, बैंक के बिजनेस में आप देखोगे मेन फ्रेम कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कैसे होता है, मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। पहले पुराने जो ATM मशीन होते थे ना, वो मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी के होते थे। ATM मशीन मेन फ्रेम पे ही काम करता था वो, तो उस टाइम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्टॉक ब्रोकर, कभी भी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म जो होते हैं ना, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे काम करता है। इंश्योरेंस एजेंसी जो होते हैं ना, वो सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ह्यूज डाटा, कंट्री लेवल पे तो सोच लीजिए ना कितना ह्यूज डाटा होगा, कितने बड़ी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को देख लीजिए, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हो गया, निफ्टी हो गया, ये सब में बहुत ज़्यादा डाटा होता है, बहुत एक रियल टाइम प्रोसेसिंग करना होता है सारा कुछ का, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूजफुल फॉर टेक्निक, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है ना, वो जैसे कैजुअल टास्किंग में होता है, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स, जो भी रिपोर्टिंग वगैरह होता है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह का जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह, तो वहाँ पे इसका काम होता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो भी रिसोर्स की प्लानिंग वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज डाटा है, वहाँ पे प्लानिंग करना है किसी चीज़ को, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बिजनेस में भी मेन फ्रेम का यूज़ होता है। मिनी कंप्यूटर, a mid-range computer that is intermediate in size, power, speed, storage capacity. It is between a mainframe and माइक्रो कंप्यूटर, जो छोटा कंप्यूटर होता है और मेन फ्रेम के बीच का कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यूज बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उनमें ये मिनी कंप्यूटर का यूज़ होता है। मिनी कंप्यूटर इज अ टर्म दैट इज नो लॉन्गर यूज्ड in recent year. Mini computer are often referred to a small or mid server organization. सर्वर जो होता है ना, जो छोटे छोटे सर्वर्स होते हैं, उनको मिनी कंप्यूटर कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मिनी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मेनली अब पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। PC जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं ना, हमारे पास जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसको पर्सनल कंप्यूटर करते हैं। स्मॉल कंप्यूटर डिजाइन फॉर यूजर, सिंगल यूजर डाटा टाइप, ठीक है, इसी को पर्सनल कंप्यूटर PC कहते हैं। अब PC इज ए माइक्रो कंप्यूटर यूज ए सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर फॉर अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, एक माइक्रो चिप होगा, तो इसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। वर्क स्टेशन एक और टाइप होता है, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन एक्चुअली एक कंप्यूटर का टाइप नहीं है, एक टर्मिनोलॉजी कहा जा सकता है। जैसे बहुत सारे PCs है, किसी कंपनी में बहुत सारे PCs हैं, तो एक डेस्कटॉप हो, एक डेस्कटॉप है या एक लैपटॉप, उसको वर्क स्टेशन कहा जाता है। वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, कैड कैम एग्जांपल है, कैड कैम जो इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट एंड अदर सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन विच रिक्वायर टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर और एंड रिलायबिलिटी, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कैपेबिलिटी। मतलब ये कहा जा रहा है कि हाई कॉन्फ़िगरेशन का डेस्कटॉप है, तो उसको एक वर्क स्टेशन है। वर्क कंपनी के अंदर बहुत सारे डेस्कटॉप वगैरह लगे होते हैं, एक डेस्कटॉप को उसको वर्क स्टेशन कहा जा रहा है। वर्क स्टेशन जनरली कम विथ अ लार्ज हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स स्क्रीन, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम। जो कंप्यूटर कंपनी के अंदर काम होते हैं उसमें रैम ज़्यादा होता है, उसको वर्क, ये एक टर्मिनोलॉजी होनी, टाइप नहीं है कंप्यूटर का, एक टर्मिनोलॉजी है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है GPU, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम, और एक स्टोरेज के लिए SSD लगा लो आप, हार्ड डिस्क ड्राइव लगा लो। तो ये मेन कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5, ये 5 कंपोनेंट, मेन 5 कंपोनेंट आपको मिलेंगे एक कंप्यूटर के अंदर। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर का। हाँ, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये अलग चीज़ है, ठीक है, वो इनपुट डिवाइस में आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है, अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर कम्युनिकेट थ्रू अ सर्किट बोर्ड कॉल्ड अ मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड का फिगर है, ठीक है। एक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर कम्युनिकेट थ्रू अ सर्किट बोर्ड कॉल्ड अ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक सर्किट होता है जो अदर कंप्यूटर के कंपोनेंट जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, तो मदरबोर्ड के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है CPU। CPU इज ऑफ्टन कॉल्ड एन ब्रेन। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ऑफ अ कंप्यूटर थैंक्स टू इट्स डायरेक्ट प्लग कनेक्शन टू अ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के साथ इसका कनेक्शन रहता है CPU का, और ये कम्युनिकेट विद द ऑल ऑफ द कंप्यूटर अदर कंपोनेंट। जो CPU है ना, मदरबोर्ड के थ्रू ही अदर कंपोनेंट, कंप्यूटर कंपोनेंट के साथ कॉन्टैक्ट करता है।
जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं ना, जो हम यूज़ करते हैं गेम वगैरह में, वो उसको ग्राफिकल यूनिट आता है। इन एडिशन टू वीडियो गेम थ्रू गुड ग्राफिक्स कार्ड also come the hardly for those who really imagine order they should their graph like 3D modded units, और जो हाईली ग्राफिक्स कार्ड जो हम यूज़ करते हैं, जो ग्राफिक्स होता है उसी को जीपीयू कहा जाता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेमोरी कंपोनेंट है, ये इसका फिगर है। रैम ऑल्सो नोन एज अ वोलेटाइल मेमोरी, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। स्टोरेज डाटा रिगार्डिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड प्रोग्राम एंड प्रोसेसर, प्रोसेस जो होती है कंप्यूटर के, वो बहुत रैम के अंदर जो डाटा होता है वो बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस किया जा सकता है। इट कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज इट्स गेट इरेज्ड एवरी टाइम द कंप्यूटर रीस्टार्ट। जो भी डाटा रैम के अंदर होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसको हम जैसे कंप्यूटर हमने बंद कर दिया तो रैम का सारा डाटा चला जाएगा, कोई भी डाटा आप रिकवर नहीं कर सकते हो रैम से, ये ध्यान रखिएगा। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें डाटा परमानेंटली सेव नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं या क्लोज कर देते हैं उसका डाटा इरेज हो जाता है। स्टोरेज डिवाइस, जो अदर स्टोरेज डिवाइस जैसे एसडीडी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस हो गया, ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। अ कंप्यूटर नीड समवेयर टू स्टोर देयर डाटा, जो भी आप काम करते हैं तो आप चाहिएगा ना कोई डाटा हमारा है वो स्टोर रहे किसी पर्टिकुलर, जो हम कभी भी एक्सेस कर सकें, तो वो हम स्टोरेज डिवाइस में ही स्टोर करके रखते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर देयर यूज अ हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड ड्राइव। एसडीडी आर मेड ऑफ एक्चुअल डिस्क ऑन टू विच डाटा इज स्टोर्ड, डाटा हम यहाँ स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली, वो स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जैसे कि फ्लॉपी हो गया, फ्लॉपी में भी हम पहले पुराना डाटा में स्टोर करते हैं। पेन ड्राइव, सीडी, ये भी फ्लॉपी का है। ये मेमोरी कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड है, ये सारे, ये सब स्टोरेज डिवाइस। ये हार्ड डिस्क है, एसडीडी जिसको हार्ड डिस्क कहते हैं, ये सब हम स्टोरेज डिवाइस में आ गए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आएंगे सारे के सारे। इस वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये 3 टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ज्ञानिति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।